आप सुन रहे हैं विविध भारती गीतों भरी कहानी। आइए आज सुनते हैं आरती श्रीवास्तव की लिखी गीतों भरी कहानी कुली। वाचन स्वर आरती श्रीवास्तव का। लखनऊ जाने का प्रोग्राम बड़ी ही मुश्किल से बना था। वो भी तब जब निशा ने गुस्से में कह ही दिया कि अगर अब भी नहीं चले लखनऊ माँ बाबूजी के पास तो मैं अकेली ही सुमन और बिट्टू को लेकर चली जाऊंगी, फिर चाहे जैसे भी जाऊं। माँ बाबूजी को तो यही लगता है ना कि मैं ही नहीं आने देती तुम्हें। पल्लू में बांधकर बैठ गई हूं, सारे ताने मेरे हिस्से। तुम्हें क्या, तुम तो माँ बाबूजी के आगे मुंह में दही जमाकर बैठ जाते हो, जबकि कितनी ही बार कह कहकर थक चुकी हूं तुम्हें कि चलो माँ बाबूजी के पास। बिट्टू से मिलने के लिए परेशान है वो, और सुमन भी हमारे पास ही है। अब वहां वो अकेली पड़ जाती हैं। यहां बिट्टू के साथ सुमन भी खुश रहती है और माँ बाबूजी को भी उसकी चिंता नहीं सताती। पर न जाने क्यों वो यहां हम सबके साथ रहने को तैयार नहीं होते। कहते हैं पुरखों का मकान है, इसे छोड़कर अब कहीं मन नहीं लगेगा। जहां जीवन की पहली सुबह देखी, जिस आंगन में जीवन के सारे मौसम जिए, तो सांझ ढलने पर उस नीड़ को छोड़कर कहीं नहीं जा सकते हम। निशा बस बोलती ही जा रही थी, मानो अपना सारा गुस्सा, शिकवा, शिकायत जो इतने दिनों से उसने अपने मन में दबा रखा था, वो बस सारा का सारा उड़ेल देना चाहती हो मुझ पर। तुम्हें किसी बात से फर्क ही नहीं पड़ता। पिस कर रह गई हूं मैं तुम सबके बीच में। बस यही वो पल था जब मैंने, यानी कि वैभव माथुर ने, इस बार ये प्रण कर ही लिया था कि इस बार तो चाहे जो हो जाए माँ बाबूजी से मिलने जाना ही है, और इस बात पर अब और बहस नहीं होगी इस घर में। इसके लिए वैभव ने तुरंत 1 महीने बाद का ट्रेन का रिजर्वेशन ले लिया। गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। चलना ही जिंदगी है, चलती ही जा रही है, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। देखो वो रेल बच्चों का खेल, सीखो सबक जवानों। देखो वो रेल बच्चों का खेल, सीखो सबक जवानों। सर पे है बोझ, सीने में आग, लब पे धुआं है जानो। फिर भी ये गा रही है, नगमे सुना रही है, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है।
रिजर्वेशन करवा लेने के बाद भी वैभव के मन में एक संशय बना हुआ था कि कहीं कोई जरूरी काम ना आ जाए और छुट्टी कैंसिल ना करनी पड़ जाए। जब तक ट्रेन में बैठ ना जाएं, तब तक कुछ पक्का नहीं है। और आज आखिर वो दिन आ ही गया जब हम सब ट्रेन में अपनी सीट पर आराम से बैठे हैं। इन्हीं सब विचारों में खोया वैभव ट्रेन की खिड़की से पीछे छूटते हुए पेड़ों, खेतों को देखकर मुस्कुरा उठा और आराम से लेटकर ट्रेन चलने की आवाज सुनते सुनते कब उसकी नींद लग गई उसे पता ही नहीं चला। पूछे तू है कहाँ, तू है फूलों में कलियों में या मेरे ख्वाबों की गलियों में। तू है फूलों में कलियों में या मेरे ख्वाबों की गलियों में। ये हवाएं गुनगुनाए पूछे तू है कहाँ, तू है फूलों में कलियों में या मेरे ख्वाबों की गलियों में। धरती सजी अंबर सजा जैसे कोई सपना, इसमें हो घर ओ हम सफर तेरा मेरा अपना। धरती सजी अंबर सजा जैसे कोई सपना, इसमें हो घर ओ हम सफर तेरा मेरा अपना। सुना तेरे बिना ख्वाबों का ये मकान, आ भी जाओ आओ ना। गहरी नींद से अचानक ही वैभव की आंख खुली और टॉयलेट जाने के लिए उठा तो ठंड से कांप उठा और मन ही मन बड़बड़ा उठा। कितनी भयंकर ठंड पड़ रही है, इस बार तो लगता है सर्दी के पिछले सारे के सारे रिकॉर्ड ही टूट जाएंगे। उस पर यह ट्रेन कुछ ज्यादा ही लेट हो गई है। तभी ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी तो वैभव ने ट्रेन के दरवाजे पर खड़े होकर देखा तो ऐशबाग स्टेशन था। तभी ट्रेन ने चलना शुरू कर दिया। वैभव जल्दी से अपनी सीट की तरफ जाते हुए सोच रहा था, ऐशबाग आ गया, फिर तो समझो लखनऊ आ ही गया। सही समय पर आंख खुली, नहीं तो लखनऊ कब आ जाता पता ही नहीं चलता। वैभव जल्दी से निशा को हिलाकर उठाने लगा। अरे अरे निशा उठो भाई, सुमन उठो जल्दी, लखनऊ आ रहा है। अभी अभी ऐशबाग क्रॉस किया है। बिट्टू को भी उठाओ जल्दी, और हाँ उसे एक स्वेटर या फिर जैकेट पहना दो और ऊनी कैप जरूर लगा देना। और तुम लोग भी शॉल ले लो, हवा में तो जैसे बर्फ ही घुली हुई है। ठंडी हवा ये चांदनी सुहानी है, मेरे दिल सुना कोई कहानी। लंबी सी एक डगर है जिंदगानी है, मेरे दिल सुना कोई कहानी। वैभव था कि अपनी ही धुन में बस बोलता जा रहा था, जबकि निशा नींद से उठी थी तो झल्लाती हुई बोली, हाँ हाँ पता है, इसीलिए एक स्वेटर पहले ही बाहर निकाल रखा है। बिट्टू बिट्टू उठो बेटा, जल्दी उठो। ट्रेन स्टेशन पर धीरे धीरे रुकने लगी थी।
वैभव ने सामान ट्रेन के दरवाजे पर लगा दिया था और ट्रेन के रुकते ही वैभव ने जल्दी जल्दी सामान प्लेटफॉर्म पर उतार दिया और निशा और सुमन को बिट्टू के साथ सामान के पास खड़ा करके खुद कुली का इंतजाम करने चला ही था कि तभी अचानक से एक 10-12 साल का बच्चा वैभव के सामने आ खड़ा हुआ और बोला, साहब मैं उठा लूं आपका सामान, मैं ठीक से पहुंचा दूंगा। अंबर से तोड़ा सूरज को प्यारा, अम्मा के आंचल में ढक डाला सारा, ढक डाला सारा। अंबर से उतरी प्यारी कोयलिया, कूकर के उसने है जादू सा डाला, जादू सा डाला। आधा चंदा पूरा तारा है मेरे आंगन से उगने वाला। अंबर से तोड़ा सूरज वो प्यारा, अम्मा के आंचल में ढक डाला सारा, ढक डाला सारा। अंबर से उतरी प्यारी कोयलिया, कूकर के उसने है जादू सा डाला, जादू सा डाला। वैभव ने एक नजर भरकर उस बच्चे की तरफ देखा और बोला, अरे सामने से हट, इतना सा तो तू है, तुझसे नहीं उठेगा इतना सारा सामान और इतना भारी सामान। लेकिन वो बच्चा लगभग गिड़गिड़ा कर बोला, उठाने दो ना साहब, मैं ठीक से उठाऊंगा सारा सामान, बिल्कुल बिल्कुल नुकसान नहीं करूंगा मैं। लेकिन वैभव ने उसके गिड़गिड़ाने पर ध्यान नहीं दिया और एक कुली को देखकर बोला, अरे जरा ये सामान लेकर चलो, और हाँ, कितना लोगे अभी से तय कर लो, फिर झिकझिक नहीं चाहिए मुझे। कुली बोला, कोई झिकझिक नहीं करूंगा साहब, अभी ले चलता हूं सामान, किधर ले चलना है? तभी कुछ सोचते हुए वैभव ने निशा से कहा, क्यों निशा, आज यहीं डॉर्मेट्री में रुक जाते हैं ना, रात बहुत हो गई है और ठंड भी बहुत है, अब इंदिरा नगर जाने में बहुत देर लग जाएगी। निशा भी वैभव की बात से सहमत थी, तो उसने बोला, जैसा आप ठीक समझे, वैसे मुझे भी इतनी रात में इतनी दूर जाना सही नहीं लग रहा है। फिर वही रात है, फिर वही रात है, फिर वही रात है ख्वाब की, ओ रात भर ख्वाब में देखा करेंगे तुम्हें, फिर वही रात है, फिर वही रात है, फिर वही रात है ख्वाब की, हो रात भर ख्वाब में देखा करेंगे तुम्हें, फिर वही रात है। मासूम सी नींद में जब कोई सपना चले, ओ हमको बुला लेना तुम, पलकों के पर्दे तले, ओ ये रात है,
को सामान वेटिंग रूम में ले जाने को कहा और निशा और सुमन बिट्टू को साथ लेकर वेटिंग रूम की तरफ बढ़ गए। वैभव ने निशा से कहा, तुम लोग वेटिंग रूम में आराम से बैठो, ये एसी वेटिंग रूम है, बहुत अच्छा है और भीड़ भी नहीं है वहां पर, तो कोई परेशानी नहीं होगी। तब तक मैं डोरमेट्री का पता करके और खाने का इंतजाम करके आता हूँ, बहुत जोर की भूख लगी है इस समय। ये सुनकर बिट्टू खुश हो गया और बोला, पापा मेरे लिए पिज्जा या नूडल्स लेकर आना, तभी खाऊंगा। वैभव ने कहा, ठीक है, अगर इस समय मिला तो ले आऊंगा, नहीं तो जो मिले वही खाना पड़ेगा, समझे बिट्टू बेटा। ये कहता हुआ वैभव चला गया। निशा और सुमन ने सामान वेटिंग रूम में रखवा लिया था। वैभव ने सही कहा था, इस वेटिंग रूम में भीड़ नहीं थी, क्योंकि सिर्फ वही आ सकते थे जिनके पास एसी वाला पास या टिकट होगा। निशा ये सोच ही रही थी कि उसकी नजर बिट्टू पर पड़ी, जो दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया था। सुमन गुस्सा होते हुए बोली, भाभी इस बिट्टू ने अपनी नींद पूरी कर ली है, अब देखना अपनी शैतानियों से यह हमारे नाक में दम कर देगा, अब बस पूरा टाइम इसके पीछे ही भागते फिरो। छोटे छोटे तमाशे जैसे पानी बताशे हाथों से ना जाने दे, हाले हाले झरोके चल खोले, खुशी के थोड़ी हवा तो आने दे। दबे दबे पाँव जरा चले आओ, ये पल मिलेंगे कहाँ, ये जिंदगी है और क्या, एक चुटकुला खफा क्यों है तू। छोटे छोटे तमाशे जैसे पानी बताशे हाथों से ना जाने दे, हौले हौले झरोके चल खोले, खुशी के थोड़ी हवा तो आने दे। रततता जोरा जोरी थोड़ी थोड़ी चोरी शोरी कर ले, भोली भाली प्यारी प्यारी यादें सारी झोली में आ भर ले। पपारा थोड़ी थोड़ी जोरा जोरी थोड़ी थोड़ी चोरी शोरी कर ले, भोली भाली प्यारी प्यारी यादें सारी झोली में आ भर ले। ये जिंदगी और क्या, एक चुटकुला हंसते जरा खफा खफा क्यों है। निशा बिट्टू पर जोर से चिल्लाई, बिट्टू उधर कहाँ जा रहे हो। ये कहती हुई वो भी उसके पीछे गई और पकड़कर बोली, चलो चुपचाप बैठो अंदर, इधर देखो कैप निकल रही है, ठीक करो इसे, ठंड लग जाएगी। तभी सामने वही बच्चा आ गया जो कुली का काम करने के लिए वैभव के पीछे पड़ा था। वो खड़ा खड़ा एक टक बिट्टू और उसे देखे जा रहा था। वो लगभग बिट्टू की ही उम्र का लग रहा था। उसे इस तरह से बिट्टू को देखता देख निशा एकदम से घबरा गई। साथ ही उसने सोचा, अगर वैभव ने इसे देख लिया तो इस पर बहुत गुस्सा करेंगे, इसलिए उसे वहां से जल्दी भगाने के लिए निशा जोर से बोली, अरे बच्चे तू यहां भी आ गया, तुझे बोला था ना हमें कुली नहीं चाहिए। वो बच्चा, जिसे शायद छोटू ही कहते होंगे, बोला, नहीं नहीं मेम साहब, गुस्सा मत होइए, मैं सामान उठाने नहीं आया, मैं तो यहीं रहता हूं, इसी प्लेटफॉर्म पर। उसे आश्चर्य से देखती हुई सुमन बोली, यहां रहता है इस स्टेशन पर, तुझे ठंडी नहीं लगती क्या, तेरे माँ बाप कहाँ हैं? ये कहती हुई सुमन भी निशा और बिट्टू के पास बाहर आकर खड़ी हो गई। छोटू बोला, मेम साहब, माँ तो मुझे जन्म देकर ही मर गई थी, सौतेली माँ बहुत मारती थी,
बोलती थी तुझे मार मार कर अकल ठिकाने लगा दूंगी। बाबा भी बहुत मारते थे। फिर एक दिन मेरी सौतेली माँ ने मुझे एक ढाबे वाले को 200 रुपए में बेच दिया। वो ढाबे वाला भी बहुत मारता था मुझे। मैं कभी बतलाता नहीं, पर अंधेरे से डरता हूँ मैं माँ। यूं तो मैं दिखलाता नहीं, तेरी परवाह करता हूँ मैं माँ। तुझे सब है पता है ना माँ, तुझे सब है पता मेरी माँ। भीड़ में यूं ना छोड़ो मुझे, घर लौट के भी आना पाऊँ माँ। भेजना इतना दूर मुझको तो, याद भी तुझको आना पाऊँ माँ। क्या इतना बुरा हूँ मैं माँ, क्या इतना बुरा मेरी माँ। छोटू कहता जा रहा था और निशा, सुमन, बिट्टू बस बुत बने खड़े थे। चुपचाप आंखों में पानी की बूंदें झलक उठी थी। एक दिन तो मालिक ने बहुत मारा मुझे, क्योंकि उसका एक कांच का गिलास मुझसे टूट गया था। भूखा रह रहकर और लगातार मार खाकर मैं बस वहां से भाग जाने की सोचता था। और एक दिन मैं वहां से भाग निकला और एक ट्रेन में बैठकर यहां आ गया। तब से यही हूं। 1 हफ्ता तो हो ही गया होगा जरूर। आपको बताऊं एक बात, मैंने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया मेम साहब। मैं भीख नहीं मांगता, मैं बस काम करके कुछ पैसे कमाकर खाना चाहता हूं, क्योंकि भीख मांगना तो बहुत बुरी बात होती है ना। मुझे नहीं पसंद भीख मांगना। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं। तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, ओ परेशान हूँ मैं। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं। तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, ओ परेशान हूँ मैं। जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने होंगे। जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने होंगे। मुस्कुराए तो मुस्कुराने के कर्ज उतारने होंगे। हो मुस्कुराओ कभी तो लगता है जैसे होठों पे कर्ज रखा है। ओ तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं। बस इसीलिए कुली का काम करके थोड़ा पैसा कमाना चाहता था।
लेकिन देखना मेम साहब, मैं बहुत जल्दी कुली का काम सीख जाऊंगा और खूब बड़ा हो जाऊंगा। बहुत होशियार हूं मैं बहुत जल्दी से सब सीख जाऊंगा और एक बहुत अच्छा कुली बन जाऊंगा। देखिएगा। अपना कुली बनने का लक्ष्य बताते हुए छोटू की भूख से अंदर धसी आंखें चमक उठी थी। मेम साहब, जब मैं कुली बन जाऊंगा ना, फिर मैं खूब मेहनत करूंगा और पैसे कमाऊंगा और उन पैसों से खूब पेट भर के खाना खाऊंगा और ढेर सारे गर्म ऊन के स्वेटर खरीदूंगा। यहाँ पर ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है ना। अरे हाँ, एक सबसे जरूरी चीज, मुझे अपने लिए जूता भी खरीदना है। कल कांच पर पैर पड़ गया था, बहुत खून निकला, पैर सूज गया था और दर्द भी बहुत हो रहा है इसमें। तभी वैभव कुछ बड़बड़ाता सा सामने से आ रहा था। कितनी मुश्किल से मिली है डोरमेट्री में जगह, कम से कम आराम से अपने रूम में रह तो पाएंगे। यहां तो कोई ना कोई आता ही रहेगा, सोना मुश्किल होगा। वैभव कुली को साथ ही लाया था। आते ही कुली से बोला, जल्दी से सारा सामान डोरमेट्री में पहुंचा दो। चलो जल्दी। निशा, सुमन, बिट्टू, क्या कर रहे हो यहां बाहर इतनी ठंड में? अंदर क्यों नहीं बैठे? तभी उसकी नजर छोटू पर पड़ी। अरे, ये तो वही बच्चा है ना, यहाँ क्या कर रहा है? चल भाग यहाँ से, पैसा ऐंठने की कोशिश कर रहा है। तुम लोग भी ना इतनी जल्दी इमोशनल हो जाते हो। ये बच्चे ऐसे ही सबको बेवकूफ बनाकर पैसे ऐंठते हैं। एक दिन मोहब्बत ओढ़ कर, एक दिन गली के मोड़ पर तेरी हथेली पर लिखूं मेरा नाम, तेरे नाम पर फिर तू तकल्लुफ छोड़ कर, फिर तू झुका करके नजर रखना मेरे कांधे पे सर। जिंदगी कुछ तो बता, जिंदगी अपना पता, जिंदगी कुछ तो बता, जिंदगी अपना पता, जिंदगी। रात में तेरे खत पढ़ेंगे, साथ में कोरा जो पन्ना रह गया एक कांपते से हाथ में। थोड़ी शिकायत करना तू, थोड़ी शिकायत मैं करूं, नाराज बस ना होना तू। जिंदगी कुछ तो बता, अपना पता, जिंदगी कुछ तो बता, जिंदगी अपना पता, जिंदगी। वैभव की बातें निशा को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। निशा ने वैभव से कहा, वैभव ऐसा मत बोलो, मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि ये बच्चा बेवकूफ बना रहा है। देखो ना, बेचारा बच्चा हमारे बिट्टू की ही उम्र का लग रहा है। इतनी कड़ाके की ठंड में एक फटी सी कमीज पहने नंगे पैर भटकता फिर रहा है। बेचारे ने 2 दिन से कुछ खाया भी नहीं है, ऐसे तो मर जाएगा ये। सुनिए ना, इसे कुछ पैसे दे दीजिए, कुछ खा लेगा। वैभव और निशा को बातों में लगा देखकर सामान उठाए कुली बोला, साहब चलना है तो जल्दी चलिए, हमारा टाइम क्यों खराब कर रहे हैं? ए बच्चे, भाग यहां से, क्यों साहब को परेशान कर रहा है? अरे मेम साहब, आप किस किस को ऐसे पैसे बांटती फिरेंगी? आपको हर जगह ऐसे बच्चे दिख जाएंगे। अभी कुछ दिन पहले की ही बात है, एक बच्चा इसी की उम्र का रहा होगा, ट्रेन में चढ़कर छोटे मोटे सामान बेचता था।
कल चलती ट्रेन में चढ़ रहा था, पैर फिसल गया और आ गया ट्रेन के नीचे। शरीर आधा कट गया था, फिर भी बोलकर मरा कि ये सामान मेरे घर पहुंचा देना, इसी को बेचकर मेरा घर चलता है। आंखों देखी कानों सुनी बता रहा हूं आपको, अब क्या कहें, इसी को जिंदगी कहते हैं। चलिए साहब। जिंदगी कैसी है पहेली, हाय कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। जिंदगी कैसी है पहेली, हाय कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे। तो भी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे। एक दिन सपनों का राही चला जाए सपनों से आगे कहाँ। जिंदगी कैसी है पहेली, हाय कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। उस कुली की बात सुनकर वैभव सख्ते में आ गया था। वो निशा से बोला, अच्छा ठीक है निशा, इसे 10 रुपए दे दो, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। निशा ने जल्दी से पर्स में देखा, अरे मेरे पास तो 500 रुपए हैं। सुमन तू देख जरा। भाभी मेरे पास भी 500 का नोट है। वैभव ने अपने पास देखा तो 100 रुपए थे, लेकिन वो 100 रुपए देना नहीं चाहता था, तो बोला चलो अब जल्दी से, मेरे पास भी नहीं है, रहने भी दो, कोई ना कोई इसे दे ही देगा। वैसे भी तुम जैसे इमोशनल फूल्स की कमी नहीं है दुनिया में। लेकिन निशा का मन नहीं मान रहा था। वो वैभव से बोली, कहीं से पैसे खुले करवा कर दे देते हैं ना, या कुछ खाने को खरीद कर दे देते हैं। बेचारा इतनी ठंड में कहीं। वैभव अब जरा भी रुकने के मूड में नहीं था। वो गुस्से से बोला, अब चलो भी जल्दी, तुम्हें बिट्टू की चिंता नहीं है क्या? निशा अनमनी सी चल पड़ी। फिर अचानक उसे कुछ याद आया। उसके पर्स में एक भुने चने का छोटा सा पैकेट पड़ा था। उसने जल्दी से वो पैकेट निकाला और छोटू को दे दिया और बोली, लो बेटा ये चने ले लो। कहाँ तक ये मन को अंधेरे चलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। कहाँ तक ये मन को अंधेरे चलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। कभी सुख कभी दुख, यही जिंदगी है। ये पतझड़ का मौसम घड़ी दो घड़ी है। ये पतझड़ का मौसम घड़ी दो घड़ी है। नए फूल कल फिर डगर में खिलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। छोटू ने बिना कुछ बोले निशा से वो पैकेट ले लिया और निशा को दूर जाते देखता रहा।
निशा के अपनेपन में छोटू को एक प्यार भरी माँ दिखाई पड़ी थी। वैसे भी ऐसा पहली बार हो रहा था छोटू के साथ कि किसी ने इस तरह से उसकी चिंता की थी, उसे प्यार से बेटा कहकर कुछ खाने को दिया था। तभी तो निशा को दूर जाता देखते हुए अनायास ही उसकी आंखों में आंसू की 2 बूंदें छलक उठी थीं। तभी छोटू की नजर सामने से चले आ रहे अपनी दादागिरी से सबको परेशान करने वाले भानु प्रताप पर पड़ी। भानु प्रताप अपने आप को उस जगह का सर्वे सर्वा समझता था। उसकी दादागिरी से स्टेशन पर छोटा मोटा काम करने वाले, स्टॉल लगाने वाले सभी बहुत परेशान थे। वो जबरदस्ती लोगों से लड़ता झगड़ता उन पर अपना रौब दिखाता था। उसे अपनी तरफ आता देखकर छोटू डर के मारे वहीं का वहीं खड़ा रह गया और चने का पैकेट उसने पीछे अपनी जेब में छिपा लिया। तभी भानु अपने साथी मयंक के साथ उसकी तरफ आया और जमीन पर अपने हाथ में लिए डंडे को जोर से पटकते हुए बोला, ए लड़के, क्या कर रहा है यहाँ? छोटू घबराकर बोला, कुछ भी नहीं साहब, कुछ भी तो नहीं। लेकिन भानु प्रताप कहाँ सुनने वाला था, उसे तो अपनी दादागिरी दिखानी थी। वो बोला, क्यों, सच बता, चोरी करने की कोशिश कर रहा था ना, है ना? ये क्या छिपा रहा है तू? दिखा तो जरा मुझे। छोटू बहुत बुरी तरह घबरा गया था। वो डरते डरते बोला, कुछ भी नहीं साहब। ये कहता हुआ छोटू पीछे हटने लगा। ये देखकर तो भानु का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया था। उसे लग रहा था एक छोटा सा बच्चा कैसे उसकी बात नहीं सुन रहा। उसे लगा सबके सामने उसकी बेइज्जती हो रही है। ऐसे तो कोई भी उससे डरेगा नहीं। भानु ने डंडे को जोर से जमीन पर फटकारा तो छोटू डर के मारे गिर पड़ा और चिल्लाने लगा, मारना मत साहब, मारना मत। भानु उसको डरा सहमा देखकर भी नहीं रुका। वो बोला, हेकड़ी तो देखो इसकी, दिखा नहीं रहा क्या छिपा रहा है? चल दिखा, नहीं तो मार मार कर तेरी सारी हेकड़ी निकाल दूंगा। तुझे पता है कौन हूं मैं? ए मयंक, बता इसे। मयंक बोला, चल दिखा क्या छिपा रहा है, नहीं तो जमीन पर नहीं, अब की ये डंडा सीधा तेरे पैर पर पड़ेगा। ये सुनकर छोटू तेजी से भागा और एक बेंच से उसका पैर टकरा गया। वो भयंकर दर्द से कर्राह उठा और उसके मुंह से एक दर्द भरी कराह के साथ माँ माँ बचाओ निकला और वो वहीं पर गिर पड़ा। माँ तुझे ढूंढूं कहाँ, माँ तुझे ढूंढूं कहाँ, मैंने ममता को पहचाना, मैं बच्चों के दर्द को जाना, तुझको खोकर माँ, माँ तुझे ढूंढूं कहाँ, माँ तुझे ढूंढूं कहाँ, माँ। छोटू दर्द से कर्रा रहा था। तब तक वो भानु प्रताप मयंक के साथ वहां पहुंच गया, लेकिन उसे देखकर छोटू भागा नहीं। वो भागने की हालत में था भी नहीं। वो रोते हुए बोला, साहब साहब मारना मत, पैर पर मत मारना, पैर में कांच चुभा था, बहुत दुख रहा है साहब, मैं कुछ नहीं छिपा रहा था, सच कह रहा हूं। छोटू ने नेकर की जेब से एक छोटा सा भुने चने का पैकेट निकालते हुए कहा, एक मेम साहब ने आज ये चने दिए थे, मैंने चुराए नहीं है साहब, ये लो, मुझे नहीं चाहिए। ये कहते हुए छोटू ने वो चने का पैकेट वहीं बेंच पर रख दिया। उसे देखकर भानु बोला, तो दिखा क्यों नहीं रहा था जब मैं पूछ रहा था? और गुस्से से बोला, मेरी बात ना सुनने की हिम्मत कैसे की तूने? तुझे क्या लगता है तू मेरा सामना कर सकता है? तभी वहां भानु का सबसे पुराना साथी जीतू भागता हुआ आ पहुंचा। उसने गुस्से से भरे भानु को देखा तो उसे समझाते हुए बोला, क्या बात है भानु भाई, क्यों तंग कर रहे हो बेचारे को? बच्चा ही तो है, छोड़ो उसे, चलो यहां से। अगर किसी पुलिस वाले ने देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। इस पर भानु बोला, अरे तो क्या इस बच्ची की वजह से अपना नाम खराब कर लूं? लोग हमसे डरना छोड़ देंगे, कहेंगे एक बच्चे के सामने भानु की दादागिरी धरी की धरी रह गई। आज तो इसको सबक सिखाकर ही चैन लूंगा मैं। भानु का गुस्सा देखते हुए जीतू उसे जबरदस्ती वहां से ले जाने लगा। तो भानु बोला, ए उठ, सुन बच्चे, चल भाग यहां से,
फिर कभी स्टेशन के आसपास भी नजर आ गया तो समझ लेना मैं क्या हाल करूंगा तेरा। अब उठ और निकल यहां से। कोई हमदम न रहा, कोई सहारा न रहा, हम किसी के न रहे, कोई हमारा न रहा, कोई हमदम न रहा, कोई सहारा न रहा। शाम तन्हाई की है, आएगी मंजिल कैसे, शाम तन्हाई की है, आएगी मंजिल कैसे, जो मुझे राह दिखाए वही तारा न रहा, कोई हमदम न रहा, कोई सहारा न रहा। उस समय भानु का गुस्सा देखकर छोटू बहुत डर गया था। वो किसी तरह से हिम्मत जुटाकर उठा और वहां से जाने लगा। उसने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा कि कहीं भानु गुस्से में उसे मारने न लगे, लेकिन पैर की चोट में बेंच से फिर से चोट लग गई थी। इस वजह से वो भयंकर दर्द में था, इसलिए वो ज्यादा दूर नहीं जा पाया और कराहता हुआ वहीं बैठ गया। ये देखकर भानु गुस्से से भरा फिर आधमका और जीतू और मयंक से बोला, देखा, मैंने कहा था ना कि ये मुझे नीचा दिखाना चाहता है सबके सामने। यहाँ इसे लोगों का सामान चोरी करने का मौका मिलेगा, इसीलिए यहाँ से नहीं जा रहा है। ये बहाना बनाकर पड़ा है यहाँ। तभी छोटू ठंड से कांपता हुआ बोला, नहीं साहब, रहम करो, मुझे यहीं रहने दो, मैं चोर नहीं हूं, बाहर बहुत ठंड है। इस पर जीतू छोटू के पास आकर धीरे से बोला, बेटा, मैं समझ रहा हूं तेरी तकलीफ, पर क्या करूं, अभी तो तू इसके सामने से हट जा, इसका दिमाग ठिकाने पर नहीं है। आज इसका बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है, उसी का गुस्सा तुझ पर निकाल रहा है। बच्चे, आज किसी तरह निकल ले यहाँ से, कल मैं कुछ न कुछ बंदोबस्त करूंगा तेरे लिए। ऐ जिंदगी गले लगा ले, ऐ जिंदगी गले लगा ले, हमने भी तेरे हर एक गम को गले से लगाया है ना। ऐ जिंदगी गले लगा ले, ऐ जिंदगी। हमने बहाने से छुपके जमाने से पलकों के पर्दे में घर भर लिया। हमने बहाने से छुपके जमाने से पलकों के पर्दे में घर भर लिया। तेरा सहारा मिल गया है जिंदगी, ला 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 ला, तेरा सहारा मिल गया है जिंदगी। छोटू को वहां जाने से मना करते देखकर भानु गुस्से से तमतमा कर बोला, अबे तू ऐसे नहीं मानेगा,
जीतू, तू लेकर जा इसे यहाँ से, और सुन, इस नवाबजादे को स्टेशन के बाहर छोड़कर आना, नहीं तो मैं लेकर गया तो अच्छा नहीं होगा इसके लिए। अब जाता है या लगाऊं एक जोर का। भानु का गुस्सा देखकर जीतू भी डर गया था। वो छोटू को पकड़कर सहारा देकर उठाता है और उसे स्टेशन से बाहर ले जाने लगता है, जबकि छोटू लगातार उससे गिड़गिड़ाकर गुहार कर रहा था कि उसे बाहर ना निकालें। वो बार बार कह रहा था, साहब बाहर बहुत ठंड है खुले में, मुझे यहीं रहने दो, मैं किसी कोने में चुपचाप पड़ा रहूंगा साहब, पैर बहुत दुख रहा है, चोट पर आज फिर से चोट लग गई है, साहब 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 सुनिए तो साहब। लेकिन जीतू बस चुपचाप उसे लेकर चलता रहा। वो बस किसी भी तरह उसे भानु के गुस्से से बचाना चाहता था। एक बार तो उसके मन में आया कि उसे वहीं छोड़ दे, लेकिन फिर उसे भानु का गुस्से से भरा चेहरा याद आ गया कि कहीं भूले से भी उसकी नजर इस बच्चे पर पड़ गई तो न जाने क्या हाल करेगा इसका। बस यही सोचकर वो रुका नहीं और छोटू को स्टेशन से बाहर लेकर आ गया और उससे बोला, आज का दिन तेरे लिए अच्छा नहीं है, स्टेशन पर मत आना आज, क्योंकि अगर भानु ने तुझे देख लिया तो मैं भी नहीं बचा पाऊंगा तुझे। आज किसी तरह यहीं कहीं पड़ा रहे, कल की कल देखेंगे। और जीतू छोटू को वहीं छोड़कर चला गया। छोटू वहीं जमीन पर एक किनारे यूं ही चुपचाप आसमान की तरफ देखता बैठा रहा। दूर से आती खाने पीने की चीजें बेचने की आवाज सुनता हुआ छोटू तेज तेज सांसें भरकर खाने की खुशबू को अपने अंदर तक भर लेना चाहता था। फिर अचानक गुस्से में भरकर खड़ा होकर ठंड में कप कपाती हुई आवाज में बोला, देखना मैं जल्दी से जल्दी कुली का काम सीख लूंगा, फिर देखता हूं वो भानु प्रताप कैसे मुझे स्टेशन से बाहर निकालता है। क्या समझता है वो खुद को? बहुत जल्दी मैं बहुत बड़ा कुली बन जाऊंगा। फिर एकदम से मुरझाया हुआ चेहरा लिए वो एक तरफ निढाल होकर बैठ गया और अपने आप से धीमे स्वर में बोला, ये ठंड भी ना जाने कब खत्म होगी। जमीन भी ऐसी लग रही है जैसे बर्फ की सिल्ली पर बैठे हों। बहुत तेज भूख लगी है,
मेम साहब ने चने दिए थे, वो भी उस भानु प्रताप की वजह से वहीं रह गए। क्या करूं, बहुत ठंड लग रही है, पैर भी बहुत दुख रहा है। माँ, तुम क्यों चली गई? देखो ना, मुझे कितना दर्द हो रहा है। माँ, माँ, सुन रही हो ना तुम? क्या तुम मुझे वहां ऊपर से देख सकती हो माँ? है ना, देख सकती हो ना माँ? छोटू ऊपर आसमान की तरफ देखकर बड़बड़ा रहा था। कभी हंसने लगता तो अगले ही पल रोने लगता। वो अपना सारा दर्द ऊपर आसमान में चांद तारों के पीछे छिपी अपनी माँ को बता रहा था। ये महलों, ये तख्तों, ये ताजों की दुनिया, ये इंसान के दुश्मन समाजों की दुनिया। ये महलों, ये तख्तों, ये ताजों की दुनिया, ये इंसान के दुश्मन समाजों की दुनिया। ये दौलत के भूखे रवाजों की दुनिया। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है? ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है? हर एक जिस्म घायल, हर एक रूह प्यासी, निगाहों में उलझन, दिलों में उदासी। ये दुनिया है याल में बदहवासी। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है? सुबह के 8 बज रहे थे। वैभव निशा और सुमन पर झल्ला रहा था। अरे भाई जल्दी करो तुम लोग, कितना टाइम लगाते हो? 8 बज चुके हैं। तुम लोग को घर छोड़कर मुझे ऑफिस के कुछ जरूरी काम निपटाने हैं। निशा भी अब वैभव से गुस्से में बोली। चल तो रहे हैं, छुट्टी पर आए हो पर तुम्हारा ऑफिस यहाँ भी पीछा नहीं छोड़ रहा। बिट्टू चलो जल्दी। सब स्टेशन से बाहर निकल आए। उन्हें देखते ही ऑटो और रिक्शा वालों ने उन्हें घेर लिया। अरे साहब चलिए, किधर चलना है? फिर एक ऑटो वाले से वैभव ने इंदिरा नगर चलने को कहा तो वैभव के बताए पैसों पर चलने को वो राजी हो गया। तो वैभव निशा और सुमन से बोला, जल्दी बैठो तुम लोग, मैं सामान रखवाता हूँ। कितनी ठंड पड़ रही है कि हाथ ही काम नहीं कर रहा। तभी अचानक वैभव की नजर छोटू पर पड़ी और वो निशा से बोला, अरे ये क्या? अरे सुनो निशा, इधर आना। अरे इधर तो आओ जरा। निशा भी वैभव को एक जगह खड़ा देखकर जल्दी जल्दी आती है। वैभव निशा से बोला, अरे निशा देखो तो, ये तो वही बच्चा है ना जो रात को हमें स्टेशन पर मिला था। इतने कोहरे में ठंड में कैसे आराम से सोया पड़ा है। ऐसे फटे हाल इतनी ठंड में इसे नींद कैसे आ गई? निशा बस चुपचाप सी उसे देखती रहती है। एकदम बुत सी बन गई थी निशा। उसके कान जैसे बंद हो गए थे। वैभव की आवाज उसे सुनाई ही नहीं दे रही थी। उसका दिल बहुत जोरों से धड़क रहा था। वो धीरे धीरे चलकर उस बच्चे के पास पहुंची। वैभव उसे आवाज लगाता रहा, अरे इसे छोड़ो निशा, जल्दी चलो, नहीं तो ऑटो वाला ज्यादा पैसे लेगा। लेकिन निशा तो बस यंत्र चलित सी चलती जा रही थी और उस बच्चे के पास जाकर ठहर गई थी। उसे ऐसे देखकर वैभव भी जल्दी से उस बच्चे के पास पहुंचा और उसे हिला डुला कर देखा और एक ठंडी आह भरकर बोला, ही इज डेड। पूरी बॉडी ठंडी पड़ी है, ठंड से अकड़ गया है पूरा शरीर। बेचारा बच्चा। अब भीड़ इकट्ठा होने लगी थी। सभी उस बच्चे पर तरस खा रहे थे। तब तक मयंक और उमेश भी वहां आ गए थे। जीतू ने मयंक की तरफ देखा तो मयंक ने नजरें झुका ली थी।
निशा एक तरफ बुद्ध बनी खड़ी थी। उसके कानों में छोटू की कई बातें गूंज रही थीं। वैभव ने उसे हिलाया तो जैसे वो नींद से जागी हो। वो छोटू की तरफ देखकर बस बोलती जा रही थी, वैभव, पता है अब इसे कभी ठंड नहीं लगेगी। ये कहता था ना कि इसे ढेर सारे स्वेटर खरीदने हैं। अब इसे स्वेटर की कोई जरूरत नहीं। इसे अब कभी भूख नहीं सताएगी और ना ही इसके नंगे पैरों को कभी भी जूतों की जरूरत पड़ेगी। देखो तो जरा कितनी शांति और सुकून है इसके चेहरे पर। छोटू बेटा, अब तुझे कुली बनने की कोई जरूरत नहीं है। अब तू शांति से सो सकता है, कभी ना टूटने वाली गहरी नींद में। सुन रहे थे आरती श्रीवास्तव की लिखी गीतों भरी कहानी कुली। वाचन स्वर आरती श्रीवास्तव का था। संपादन सहयोग काजल भदरगे का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।